हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं तो उन पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ यहाँ पे करंट अफेयर। तो यहाँ पे जो खाद्य ग्रामोद्योग आयोग है यानी कि केवीआईसी ने एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो नॉलेज पोर्टल है, ये केवीआईसी की जो सीईओ हैं सुश्री प्रीति वर्मा, इन्होंने उसका उद्घाटन किया इस नॉलेज पोर्टल का। तो जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका मेन एम क्या है, तो जो भी खादी संस्थान है अलग अलग, उन तक अलग अलग तरह के डिज़ाइन का जो नॉलेज है उसका प्रसार करना इस पोर्टल का काम है। मतलब कि जो भी खादी के जो संस्थान हैं तो उनके लिए अलग अलग डिज़ाइन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। ये जो नॉलेज पोर्टल है, इसको केवीआईसी की वेबसाइट से जाके एक्सेस किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि केवीआईसी का ये पोर्टल है, नॉलेज पोर्टल, और इसे लॉन्च किया वहाँ की सीईओ प्रीति वर्मा ने। आगे यहाँ पे देखिए, भारतीय नौसेना ने एक पनडुब्बी है उसको हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया है। जो पनडुब्बी है इसका नाम है आईएनएस सिंधु ध्वज, ये पनडुब्बी का नाम है। और 35 वर्ष की सेवा करने के बाद इस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है। तो यहाँ पे नौसेना की पूर्वी कमांड के जो प्रमुख है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता जी, इन्होंने एक समारोह के दौरान इसको डिकमीशन किया है। और ये जो पनडुब्बी है, इसके प्रतीक चिन्ह के में जो प्रतीक चिन्ह है इसका, इसमें ग्रे रंग की नर्स सार को दर्शाया गया है। और जो पनडुब्बी का नाम है यानी कि सिंधु ध्वज, इसका अर्थ क्या है, अर्थ भी समझिए। तो यहाँ पे सिंधु ध्वज मतलब कि सिंधु देखिए समुद्र को कहते हैं, और ध्वज यानी कि एक तरह से झंडा, तो समुद्र में ध्वज धारण करना, तो इसके नाम का मतलब ये होता है। और ये जो पनडुब्बी है ये रूस के द्वारा निर्मित की गई थी, सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी थी ये। और ये भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर यात्रा में शामिल रही है। और ये पनडुब्बी इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। क्यों इम्पॉर्टेंट है बताता हूँ। ये जो पनडुब्बी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवाचार के लिए सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित होने वाली एकमात्र पनडुब्बी है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, कि अभी जो हाल ही में एक पनडुब्बी सेवा मुक्त कर दी गई है जिसका नाम था आईएनएस सिंधु, तो ये जो पनडुब्बी है इसको कौन सी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर होगा रोलिंग ट्रॉफी। या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि रोलिंग ट्रॉफी यानी कि सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित होने वाली एकमात्र पनडुब्बी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा आईएनएस सिंधु ध्वज। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको हर एक पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी हैं। इन्होंने कहा है कि इस वर्ष से देश के जो नागरिक हैं इनके लिए जो टेली लॉ सेवा है ये निःशुल्क कर दी जाएगी। टेली लॉ जो सेवा लाई गई थी ये पूरी तरह से निःशुल्क कर दी जाएगी। और ये जो टेली लॉ सेवा ये लाई क्यों गई थी, तो कानूनी सहायता से जो भी लोग वंचित रह जा रहे थे उन तक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए देश के लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए थे इस सर्विस के तहत। और अब इसको पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। और इसके अलावा एक ऐप है टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन, ये 2021 में लॉन्च की गई थी। आपको इस एप्लीकेशन का नाम भी याद रखना है, टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन जो है 22 भाषाओं में उपलब्ध है। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, श्री किरेन रिजिजू जी। इसके अलावा टेली लॉ मोबाइल ऐप और टेली लॉ सेवा, ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार ने 2021 और 2022 के दौरान फेक न्यूज़ यानी जो फर्जी समाचार फैलाने वाले जो वेबसाइट हैं, यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया के जो भी पेजेस हैं, हैंडल्स हैं, उन पे कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया है। तो लगभग 747 वेबसाइट, 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया यहाँ पेजेस को कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया गया अभी हाल ही में। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ये जो प्रोसीजर किया गया है ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है, जहाँ के मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अरुण अग्रवाल, इनका नाम क्यों है चर्चा में, तो अमेरिका में राज्य है टेक्सास, यहाँ के गवर्नर हैं ये एबार्ट। तो इन्होंने भारतवंशी अरुण अग्रवाल को यहाँ पे टेक्सास आर्थिक विकास निगम के निदेशक मंडल में नामित किया है। टेक्सास
आर्थिक विकास निगम के निदेशक के रूप में यहाँ पे नामित किए गए हैं अरुण अग्रवाल, इसलिए चर्चा में है। इसके बाद फ्रांस की न्यूज़ है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, इसका नाम आपको सबसे पहले याद रखना है। जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है इसे कहा जाता है बासिल डे। बासिल डे कहाँ का है? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। तो आपको यहाँ से डेट याद रखनी है 14 जुलाई, और फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बासिल डे, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिलीपींस की न्यूज़ है। तो यहाँ पे हाल ही में स्माइलिंग पॉलिसी लॉन्च की गई है। क्या है ये स्माइलिंग पॉलिसी? तो फिलीपींस में मेयर हैं, इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, और जिसके मुताबिक जो कर्मचारी हैं उनको या तो काम के दौरान मुस्कुराना होगा या फिर जुर्माना भरना होगा। और ऐसा किया क्यों गया है? तो देखिए, जो भी ऑफिस में वहाँ पे काम कर रहे थे लोग बाहर से, वहाँ पे अगर काम पे कोई आता है, कोई मिलने आता है अधिकारियों से, तो वहाँ पे बहुत मिसबिहेव होता था, तो बदसलूकी होती थी। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पे उस शहर में स्माइलिंग पॉलिसी लाई गई है। इसके बाद है मुस्तफ़िज़ुर रहमान। मुस्तफ़िज़ुर रहमान ये भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त होंगे, मुस्तफ़िज़ुर रहमान। और जो भी हैं, चाहे वो एम्बेसडर हों, चाहे वो हाई कमिश्नर हों, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को भारत में अपना अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है, मुस्तफ़िज़ुर रहमान इम्पॉर्टेंट नाम है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड की न्यूज़ है। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई गई हाल ही में। तो स्विट्ज़रलैंड में एक कंपनी है जिसका नाम है रिचर्ड मिलने। तो इस रिचर्ड मिलने ने जो कंपनी है, इन्होंने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई है, और ये जो घड़ी है इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए रखी गई है। तो आपको याद रखना है कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी रिचर्ड मिलने ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई है। इसके बाद पंजाब की न्यूज़ है। तो पंजाब में छात्रों ने विकसित किया है, जो बोरवेल में बच्चे गिर जाते थे उनको निकालने की एक नई तकनीक। तो बोरवेल में जो गड्ढे होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे गिर जाते थे, कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, बोरवेल के गड्ढों में बच्चे फंस जाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं थी ये होती रहती थी। तो इसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, उत्कर्ष द्विवेदी, राजा कुमार, रोहित चौरसिया, इन्होंने एक रेस्क्यू मैकेनिज़्म तैयार किया है, जिसके तहत 6 से 12 इंच चौड़े बोरवेल के जो बोरवेल हैं, इनसे 50 किलो भार वाले बच्चों को बिना परेशानी के निकाला जा सकता है। आगे यहाँ पे चिली की न्यूज़ है। तो चिली में अभी हाल ही में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक दुर्लभ मछली देखी है। अगर आपको फ़ोटो में समझ में आ रहा हो तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी अजीबोगरीब दिखने वाली मछली थी ये। तो इसमें आपको ये जो मछली है इसका नाम याद रखना है। इसकी जो प्रजाति है इसको ओरफिश कहा जाता है, ओरफिश। और ये देखी कहाँ गई है? चिली में। इसकी लंबाई लगभग 16 फीट की थी। इसके बाद केरल की न्यूज़ है। तो केरल ने अभी हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा जो है ये देना प्रारंभ किया है, और ऐसी सेवा देने वाला, ऐसी सर्विस देने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिन्होंने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल ने अभी हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रारंभ करके भारत का पहला राज्य बन गया है खुद की इंटरनेट सेवा देने वाला वहाँ के लोगों को। इसके बाद हैं लेटन हेविट। लेटन हेविट का नाम क्यों अभी न्यूज़ में है? तो एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं ये लेटन हेविट, और हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं लेटन हेविट। टेनिस खिलाड़ी थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके बाद है गूगल की न्यूज़। तो गूगल ने हाल ही में एक स्मार्ट जैकेट लॉन्च की है। तो साल 2017 में स्मार्ट जैकेट पेश करने की घोषणा की थी इन्होंने, और अब जाके 2022 में इस स्मार्ट जैकेट को लॉन्च किया गया है। तो एक्चुअली में ये जो जैकेट है ये नॉर्मल जैकेट की तरह है, बस इसमें कंपनी ने एक छोटा सा ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस दिया है जिसको टैग कहा गया है। तो ये टैग जो है ये पूरी तरह से टच पैड की तरह काम करता है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग अपने इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, जैसे गाने सुनना या नोटिफिकेशन, जो भी है आपके छोटे मोटे इंटरटेनमेंट के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस डिवाइस की वजह से ये जो जैकेट है स्मार्ट जैकेट बन जाती है। इसके बाद है मेसूत ओजिल। मेसूत ओजिल तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये रियल मैड्रिड और आर्सेनल के पूर्व मिडफील्डर हैं,
फुटबॉलर हैं मेसूत ओजिल। तो इन्होंने तुर्की के एक क्लब है जिसका नाम है इस्तांबुल बासाक्शेहिर, इसके साथ करार किया है और अब ये इस्तांबुल बासाक्शेहिर के लिए फ़ुटबॉल खेलते नजर आएंगे। आगे हैं मारियो द्रागी। मारियो द्रागी ये कौन थे? ये एक्चुअली में इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, इटली के प्रधानमंत्री थे मारियो द्रागी। हाल ही में इन्होंने इटली के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दिया है, इस कारण से ये न्यूज़ में बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे 175 रुपये का सिक्का है जो कि भारत में पहली बार यहाँ पे जारी होगा। तो केंद्र सरकार ने IIT रुड़की की स्थापना के 175 साल पूरे होने वाले हैं, इसी के अवसर पे 175 रुपये का विशेष सिक्का जारी करने जा रही है केंद्र सरकार। तो यहाँ से क्या क्या आपको याद रखना है? एक तो सबसे पहले कितने रुपए का सिक्का होगा? 175 का। क्यों होगा 175 का? क्योंकि IIT रुड़की की स्थापना के 175 साल पूरे हो रहे हैं, इस कारण से 175 रुपये का सिक्का ये जारी किया जाएगा। फ़ोटो में आप ये देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का ये आपको सिक्का दिखेगा। ये जो सिक्का है ये लगभग 35 ग्राम का होगा। इसमें 50% चांदी, 40% तांबा और 5% जो है ये निकल और जस्ते का मिश्रण यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो में दाईं तरफ 1847 लिखा जाएगा और बाईं तरफ जो है 2022 लिखा जाएगा। ये दर्शाएगा 175 साल पूरे होने के। इसके बाद यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप है जिसने अभी हाल ही में ब्रह्मांड की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर खींची है। सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर, हाई रेजोल्यूशन तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जो भी आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं उसमें जो पिक्सल्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, जितने ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी फ़ोटो का, आप उतना ज़्यादा जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के। तो अभी हाल ही में ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर जारी की गई है और ये जो तस्वीर जारी की गई है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली पहली तस्वीर ली गई थी और अभी हाल ही में जारी की गई है। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष। तो यहाँ पे सिंगर हैं जिन्होंने लगभग एक काफ़ी सारे अच्छे गाने गाए थे, जिसमें से एक काफ़ी फेमस था दिल ढूंढता है। तो ये सिंगर थे भूपेंद्र सिंह। हाल ही में इनका निधन हो गया है। भूपेंद्र सिंह आपको नाम याद रखना है। हाल ही में इनका निधन हो गया है 82 वर्ष की आयु में। इसके बाद यहाँ पे जेम्स बॉन्ड का थीम म्यूज़िक जिन्होंने दिया था, कंपोज़र थे, इनका नाम है मॉन्टी नॉर्मन। मॉन्टी नॉर्मन का भी हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे रूस के ग्रैंड मास्टर हैं निकोलाई क्रोगियस। ये रूस के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। तभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बिलोंग करते थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है, निकोलाई क्रोगियस। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। तो 30 जुलाई को मनाया जाता है हर साल पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। और 30 जुलाई को हर साल ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए पूरे विश्व भर में अलग अलग देश हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पे व्यक्ति रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग रंग के। इसके बावजूद भी लोगों के बीच में बंधन बनाए रखने के लिए जो दोस्ती का यानी मित्रता का महत्व है, उसके बारे में उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उस मित्रता को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 2011 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की गई थी 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा और हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। इसके बाद देखते हैं खेल समाचार। तो सबसे पहले यहाँ पे एशियाई खेल। तो जो एशियाई खेल हैं ये पहले 10 से 25 सितंबर तक होने वाले थे, आप सभी को मैंने बताया था। तो इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड के कारण, जो चीन में फिर से कोरोना वायरस फैला था, उसके कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये जो खेल हैं ये 2023 में होंगे। पहले 10 से 25 सितंबर 2022 में होना था, लेकिन अब 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगे 2023 में। और ये होंगे कहाँ? ये होंगे चीन के झांगझोउ शहर में। तो ये आपको याद रखना है, वेन्यू कहाँ पे होना है, झांगझोउ शहर चीन का।
और डेट 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। इसके बाद FIH के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा जी। ठीक है, नरेंद्र बत्रा जी, हाल ही में इन्होंने इस पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है यानी कि FIH, यहाँ के अध्यक्ष थे भारत के नरेंद्र बत्रा जी। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा नरेंद्र बत्रा जी IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी थे। तो इन्होंने FIH के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य से भी हट गए हैं, सदस्य भी अब नहीं रहे हैं। इसके बाद हैं एक फुटबॉलर रॉबर्ट लोवांडोव्स्की। ये पहले बायर्न म्यूनिख के लिए फ़ुटबॉल खेलते थे, यहाँ के ये फुटबॉलर थे, बायर्न म्यूनिख के लिए फ़ुटबॉल खेलते थे। तो अब ये इन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ इनका करार ख़त्म हो गया है रॉबर्ट लोवांडोव्स्की का। तो अब ये स्पेन के मशहूर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलेंगे। ओके, तो याद रखना आपको, बार्सिलोना के लिए खेलेंगे रॉबर्ट लोवांडोव्स्की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश के ओपनिंग बैट्समैन थे तमीम इकबाल। हाल ही में इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो बांग्लादेश के स्टार ओपनर बल्लेबाज थे तमीम इकबाल, इन्होंने T20 से संन्यास लिया है, याद रखिएगा। इसके बाद है विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि अमेरिका में खेली जा रही है। तो यहाँ पे जमैका ने महिला एथलीटों में शानदार प्रदर्शन करते हुए जो महिलाओं की श्रेणी है, महिलाओं की कैटेगरी थी, इसमें क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप का मतलब यहाँ पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तीनों ही मेडल यहाँ पे महिलाओं ने जीता है। 100 मीटर दौड़ की बात हो रही है। तो जमैका की महिलाओं ने यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही मेडल अपने नाम किया है और क्लीन स्वीप किया है। इसके बाद चैम्पियनशिप में पुरुषों की बात करते हैं 100 मीटर दौड़ की ही। तो यहाँ पे अमेरिका ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही मेडल यहाँ पे अमेरिका ने जीते हैं। अमेरिका ने जीता है किसमें? पुरुषों में। और जमैका ने जीता है किसमें? जमैका ने जीता है वुमेंस में। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के गोल्फर हैं जिनका नाम है कैमरून स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं कैमरून स्मिथ। इन्होंने ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस साल का ये टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। तो एक्चुअली में 1993 के बाद ब्रिटिश गोल्फ चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई गोल्फर बने हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। आपको याद रखना है कैमरून स्मिथ। आगे यहाँ पे जो बेन स्टोक्स हैं, जो इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, जिन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था इंग्लैंड जब वनडे वर्ल्ड कप जीता था पिछली बार। तो हाल ही में बेन स्टोक ने वनडे से अपना संन्यास का घोषणा किया है, यानी कि वनडे इंटरनेशनल जो मैचेस हैं इससे इन्होंने संन्यास ले लिया। अब ये इंग्लैंड के लिए वनडे नहीं खेलेंगे। इन्होंने फैसला लिया है कि अब ये टेस्ट मैच पे ज़्यादा ध्यान देंगे और T20 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए इन्होंने जो है अपना टाइम बचाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे PV सिंधु हैं। इन्होंने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। तो ओलंपिक पदक विजेता है, आप सभी को पता है, भारत की PV सिंधु। इन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सुपर 500 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इन्होंने महिला एकल फाइनल में चीन की वांग झी को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में हराया है। तो बस आपको याद रखना है PV सिंधु ने इस बार का जीता है सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट और हराया है चीन की वांग झी को। इसके बाद यहाँ पे निशानेबाजी विश्व कप की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MP के ही खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य, इन्होंने वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी ये निशानेबाजी विश्व कप, ये भी याद रखिएगा। पूछ सकता है कि इस साल का निशानेबाजी विश्व कप कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण कोरिया में हुआ था, ये याद रखना है। तो इस टूर्नामेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो गोल्ड मेडल आया है भारत को इस विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम याद रखना है आपको, मेराज अहमद खान, भारतीय निशानेबाज हैं मेराज अहमद खान। इन्होंने विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है। 2 गोल्ड मेडल विनर्स हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में और मेराज अहमद खान ये पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो इस विश्व कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे 5 स्वर्ण पदक जीते हैं,
6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल यहाँ पे भारत ने टोटल 15 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि निशानेबाजी विश्व कप में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है पदक तालिका में, तो कौन था, इंडिया था। कितने मेडल जीते हैं, 15 मेडल जीते हैं, उसमें से गोल्ड, ये भी याद रखिएगा कि 5 गोल्ड मिले हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी बीच में से भी बना सकता है, तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद नज़र डालते हैं सामयिकी पे थोड़ा। तो आप सभी को पता है श्रीलंका में जो आर्थिक संकट चल रहा था, तो इसके बाद जो भी वहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे सब सफल हो गए, अपना अपना पद इन्होंने छोड़ दिया था। तो हाल ही में नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ पे श्रीलंका के, देखते हैं। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नए राष्ट्रपति बने हैं रनिल विक्रमसिंघे और नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के। ये दो नाम आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे एक सेमिनार है, सेमिनार का नाम आपको याद रखना है। सेमिनार का नाम है स्वावलंबन। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी कि NIIO इसका एक सेमिनार था जिसका नाम था स्वावलंबन, इसको संबोधित किया है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इस सेमिनार का नाम स्वावलंबन। इसके बाद ये सेमिनार था किसका, NIIO यानी कि नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो कुछ 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फिर यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आज के वीडियो में वो ये पॉइंट है। हाल ही में नई राष्ट्रपति बनी है भारत की द्रौपदी मुर्मू जी, और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने का। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके बारे में एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये, इनकी उम्र है 64 वर्ष और ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनेंगी। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला हैं। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी 64 वर्ष की आयु में। इसके अलावा देश में पहली जनजातीय महिला कौन है जो राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे, मेन जो थे वो मैंने बता दिया। और अभी आगे देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस में किस तरह राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मतलब एग्ज़ाम में जो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने एक सेट तैयार किया आप लोगों के लिए। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। फ़िलहाल इस आर्टिकल से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको याद रखना है, ठीक है। 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, पहली जनजातीय महिला हैं राष्ट्रपति बनने वाली, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस टाइप की है, तो यह है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। फिर इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर है यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत क्षमा करने की शक्ति है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति भारत के, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति होती है। इसके बाद है सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर है। फिर है राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती है किसके द्वारा,
तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल। फिर है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्यों की जो विधान परिषद होते हैं वहाँ के जो सदस्य होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में नहीं होते हैं। फिर है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। फिर अब भारत के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम जी का कार्यकाल क्या था। तो अब्दुल कलाम जी का कार्यकाल था सन 2002 से 2007 तक का। फिर अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की अवधि से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 56। फिर निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष नेता भी होते हैं, और जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित ये भी होते हैं। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए जो समिति होती है उसके सदस्य राष्ट्रपति नहीं होते हैं। फिर अब भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखी गई है, भारत में राष्ट्रपति को कितनी बार भी चुना जा सकता है। फिर अब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 61। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना यह है अधिकार, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये भी अधिकार है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये भी अधिकार है। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति ये अधिकार नहीं है भारत के राष्ट्रपति का। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो इसकी अधिकतम अवधि होती है 6 महीने 6 सप्ताह। फिर अब भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति। फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो ये राष्ट्रपति में निहित है। फिर भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश के प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। फिर लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। फिर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से। फिर संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो ये संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है ये कार्यवाही। फिर राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। फिर जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो जो उपराष्ट्रपति वो कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो वो 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक काम कर सकते हैं उस केस में। फिर निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की जो प्रकृति है उसको बदल दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है लघुकरण। फिर है निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो ये हैं राष्ट्रपति जी। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो इनकी नियुक्ति भी करते हैं भारत के राष्ट्रपति। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है। तो ये भी करते हैं राष्ट्रपति जी। फिर भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो इनका चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए। तो ये थे भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, इस कारण से इस सेट को मैंने इस वीडियो में डाला है ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस सेक्शन से। आगे यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ MCQ हैं तो इन्हें भी देखते हैं एक एक करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इससे सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं। तो पहले क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। फिर है भारत ने कितनी बार एशिया कप का जो क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है इसे जीता है। तो भारत ने इसे जीता है यहाँ पे 7 बार। जो एशिया कप क्रिकेट का टूर्नामेंट है इसे भारत ने 7 बार जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1947 में। फिर है कर्नल CK नायडू ट्रॉफी। ये आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है, तो यह संबंधित है क्रिकेट से। फिर है रहीम स्टर्लिंग, ये किस देश के स्टार फुटबॉलर हैं, ये आपको बताना है, तो ये फुटबॉल खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। फिर है वर्ष 2017 में किस देश ने UEFA महिला यूरो कप का खिताब जीता था? ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो आपको बताना है इस टूर्नामेंट को 2017 में किस देश ने जीता था। महिलाओं की बात हो रही है, तो 2017 में जीती थी नीदरलैंड्स की महिला टीम। फिर है ईरानी ट्रॉफी, किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो यह भी है क्रिकेट से रिलेटेड। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। फिर है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। फिर है ओलंपिक म्यूज़ियम, आपको बताना है कि जो ओलंपिक म्यूज़ियम है ये किस शहर में है, किस शहर में स्थित है? तो यह है लुधियाना में। फिर है शतरंज में ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हैं S विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? तो चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं टोटल 18 शतक। फिर है किस देश ने सबसे ज़्यादा बार फीफा महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ध्यान से सुनिएगा, फीफा महिला वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता। सबसे ज़्यादा बार अमेरिका की टीम ने जीता है। फिर है वर्ष 2017 में किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। फिर है इस वर्ष किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ये टूर्नामेंट पूरा हुआ था उस समय एक आर्टिकल आया था, तो स्पोर्ट्स के सेक्शन में मैंने आपको बताया था। तो इस साल मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है और ये इतिहास बनाया गया था क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश ने इतिहास में रणजी ट्रॉफी को जीता है। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने सोफिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। फिर है भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था? आखिरी बार कब जीता था लास्ट टाइम? वो साल था 1980। 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। फिर सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने दोहरे शतक बनाए हैं? दोहरे शतक यानी कि 200 रन, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर का आपको बताना है कि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने टोटल कितने दोहरे शतक बनाए हैं। इन्होंने टोटल 6 दोहरे शतक बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। फिर इस वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अभी स्पोर्ट्स का सेक्शन मैंने आपको बताया है। इसके बाद है मारिया शारापोवा किस देश की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, आपने सुना होगा। आपको ये बताना है किस देश के लिए टेनिस खेलती हैं ये, तो ये रूस के लिए टेनिस खेलती है। फिर है वर्ष 2004 में इनमें से किस देश ने UEFA यूरो कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। फिर है योगेश्वर दत्त, आपको बताना है कि ये ओलंपिक खेलों में इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था एक्चुअली में। तो आपको ये बताना है कि किस ओलंपिक में इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, मतलब कि वो ओलंपिक हुए कहाँ पे थे जब इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लंदन ओलंपिक। इन्होंने लंदन ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। फिर अंजू बॉबी जॉर्ज, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं? तो ये लंबी कूद में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। फिर बाउंसर और बीमर, ये जो टर्म है इसका प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका प्रयोग होता है क्रिकेट में। बाउंसर और बीमर दोनों का ही आपको नाम याद रखना है, क्रिकेट में यूज़ किया जाता है शब्द। फिर है टेनिस स्टार इगा स्वितेक, आपको बताना है कि ये किस देश के लिए खेलती हैं, यानी कि ये किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये पोलैंड के लिए टेनिस खेलती हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको
इस न्यूज़पेपर के साथ ही साथ अलग अलग न्यूज़पेपर मैगज़ीन की PDF मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जॉब्स की जो भी नोटिफिकेशन आती हैं वो मिल जाता है, डेली वोकैब है, GK है, करंट अफेयर है। तो इस तरह से जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ एक ही प्लेस में ईजिली अवेलेबल है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।